क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है। आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है हाउ टू पास अप्लाइड मैथमेटिक्स थिंकिंग 1। सेम 3 आईटी के बच्चों को ये पेपर है, और ये जो पेपर है ये सिर्फ सेम 3 आईटी वालों के लिए है। कॉमर्स वालों के लिए अलग से आने वाला है। बच्चे बहुत डरे हुए हैं क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। 80 मार्क्स का पेपर 60 मार्क्स का कर दिया है, 3 घंटे का 2 घंटे में कर दिया है। पढ़ के कुछ नहीं हुआ, कहाँ से शुरू करूँ कुछ नहीं समझ आ रहा। तो इस वीडियो के एंड तक आपके पास प्रॉपरली ये पता होगा कि कौन से मॉड्यूल को कैसे पहले पढ़ना है, उसी के साथ साथ कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देख के आप पहचान लोगे कि हाँ भाई मेरे को पता है ये कौन से मॉड्यूल से आया है और इसको कैसे सॉल्व करना है, पर आराम से बताओगे। तो वीडियो के एंड तक आप प्रॉपर रेडी होगे तो एंड तक वीडियो देखना है। साथ ही साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है सेम 3 आईटी की, उसमें बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंस हम फटफट पुट आउट करने वाले हैं, तो उसको ज्वाइन करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज है कि भाई सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या क्या चेंजेस है। अगले 3 मिनट में मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगा क्या क्या चेंजेस है। इसी के साथ साथ ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी होगी, पर मैं आपको क्वेश्चन किस तरह से पहचानना है वो भी सिखाने वाला हूँ। ये अकेली वीडियो काफ़ी है, उसके बाद आप प्रॉपरली आपके पास रोड मैप रहेगा कि मुझे पता है मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स थिंकिंग का पेपर कैसे क्लियर करना है, और मैं आराम से उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं। देखो, चेंजेस इतना ही है कि आपका सिलेबस कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपका सिलेबस आईटी वालों का एज इट इज़ है। इतना क्लियर हुआ। तो चेंजेस क्या है? चेंजेस पहले तो इसका नाम बदल गया है। पहले इंजीनियरिंग मैथ्स 3 था, अब अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 हो गया है। इतना क्लियर है? ओके। दूसरा चेंज है, पहला 80 मार्क्स का पेपर था, 3 आवर्स का होता था। अभी क्या हुआ है, 60 मार्क्स का पेपर है, और कितना, 2 घंटे में। मतलब जो आप 3 घंटे में लिखते थे वही चीज़ अभी 2 घंटे में कंप्लीट करनी है, और ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो पहले 32 नंबर पासिंग होते थे, अभी कितने पासिंग हैं? अभी अपने को 24 नंबर्स लाने हैं। ये समझा? तो एग्जैक्टली ये चेंजेस होने वाले हैं। पेपर पैटर्न क्या चेंज है मैं आपको बताता हूँ। पहले पेपर पैटर्न क्या आता था? क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें 5 5 5 5 नाम के 4 क्वेश्चन होते थे, और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में कैसा होता था, 6 6 और उसके बाद 8 मार्क्स। तो पर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता था। पर अभी जब ये 60 मार्क्स का हुआ है तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें ऑलमोस्ट आपको 6 क्वेश्चंस देंगे, उसमें से एनी 5 अटेम्प्ट करना है 3 मार्क्स का, तो टोटल 15 हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से होने वाला है। 4 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा, तो पर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 में से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, टोटल 60 मार्क्स का हो जाता है। ये मोस्टली मोटा मोटा पेपर पैटर्न यही है, क्योंकि मैथ्स 1 में इसी तरह से फॉलो किया गया था जब 80 से 60 मार्क्स का किया गया था। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आता है कि भाई पास होने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। तो कौन सी चीज़ों को पहले हाथ में लूँ जिससे मेरे पास होने का जुगाड़ हो जाए। ये प्रीवियस ईयर पेपर के कितने नंबर का आता था हर मॉडल से मैंने बताया हुआ है, और उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है कि ये 80 मार्क्स का ऐसा होता था तो 60 मार्क्स का होगा, तो क्या आने के चांसेस है कितने नंबर के। सबसे पहले अगर आप एकदम ही ज़ीरो से शुरू कर रहे हो तो पहला चैप्टर अगर आपको कोई लेना चाहिए तो वो है स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स इजी है, फॉर्मूला बेस है। अगर आप उसको फटफट कर लेते हो तो भैया आप आराम से पास होने का, मैं बता रहा हूँ जितना कर लोगे उतना जुगाड़ हो जाएगा। तो पहले स्टैट से आराम से 14 से 15 मार्क्स का आएगा। फिर लेना है सेकंड, वो है प्रोबेबिलिटी, इसमें 13 से 15 मार्क्स का आता है। अगर आपने इन दोनों को ही अच्छे से कर दिया तो 14 + 13 अगर मैं मिनिमम मार्क्स भी मान लूँ तो 27 होता है, पासिंग सिर्फ 24 है। पर क्या हम ये सिर्फ 2 करने से पास हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि देखो अगर आप 35 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे ना कि हाँ भाई मेरा करेक्ट है मुझे लगता है, तब जाके 24 आता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कट के अपने को 24 मार्क्स आता है, तो अपने को ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। तो फिर तीसरा चैप्टर है वो है लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास। सिर्फ लैप्लास से 14 का आता है और इन्वर्स लैप्लास से भी 14 का आएगा, तो टोटल 28 मार्क्स का ये है। फिर आ जाता है कॉम्प्लेक्स जो 15 से 17 मार्क्स का आएगा, और फोरियस जो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है वो 15 से 17 मार्क्स का आता है। इतना समझ में आ गया? हाँ सुमेर भाई समझ में आ गया। आगे बढ़ते शेयर कर दो ना दोस्तों को, भाई बहुत मेहनत करके बनाया है। सबसे पहले आ जाते हैं, मैं आपको ये फ्लो पे नहीं लेके जाने वाला, मैं आपको जो मैंने बताया है प्रायोरिटी उस फ्लो में लेके जाऊंगा। तो पहले अपन स्टैट्स लेंगे कि उससे क्या पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है स्पियर्समैन रैंक कोएफिशिएंट, इधर 5 मार्क्स दिया है अपने को, ये 3 मार्क्स में पूछेंगे। क्लियर है? आपको सिंपल सा एक टेबल दिया रहेगा, आपको कहा रहेगा कैलकुलेट स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। सिमिलरली सेकंड जो आएगा वो आता है कर्व फिटिंग। वैसे तो कर्व फिटिंग लाइन के लिए भी होता है पैराबोला, लेकिन अपने को सेकंड डिग्री पैराबोला ज़्यादा करके पूछते हैं। इतना समझा? ओके। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, आप देख के पता कर सकते हो कि भाई पैराबोला का क्वेश्चन है, लिखा रहता है फाइंड अ सेकंड डिग्री पैराबोला कर्व टू द फॉलोइंग डेटा।
इस तरह से। या फिर अपने को बोला है कि इसका निकालो और एस्टिमेट करो प्रॉफिट जब 1973 में क्या होगा, तो ये अपने को इस तरह से करना है। ओके हाँ ठीक है भाई, समझ में आ गया। ओके इसी तरह से फिट अ पैराबोला इधर दिया हुआ है टू द फॉलोइंग डेटा एंड एस्टिमेट वाई व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो जब x यहाँ पे 10 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को फिगर आउट करना है। उसी तरह से यहाँ पे भी सिंपल से आपको सेकंड डिग्री लिखा हुआ रहेगा, आप देख के क्वेश्चन पहचान सकते हो, ये टाइप का इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है रिग्रेशन। ये भी आसान है, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एंड हेंस ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको ये टेबल दिया रहेगा, आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। उसी तरह से गिवन रिग्रेशन लाइन दी हुई है और सिग्मा एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू दी हुई है। अपने को क्या निकालना है, एक्स वाई और आर का जो मतलब होता है उसको कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोई आर कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स बार वाई बार आर सिग्मा वाई स्क्वायर एंड एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन पूछा है। कभी कभी ज़्यादा करके एक्स बार वाई बार और कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर ही पूछते हैं, पर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इनका एक बार फॉर्मूला देख के अपने को हो जा रहा है तो फिर क्यों पीछे रहने का है, क्यों मिस आउट करने का। तो इसको भी मिस आउट मत करो, इसको करके जाओ। इन दोनों का फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। 2 घंटा 3 घंटा लेके बैठोगे, चैप्टर निपटा दोगे। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होगा। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उनको एक बार सॉल्व करो। ऐसा मत कि अरे मैंने वीडियो देख लिया मैं समझ गया, नहीं। और इन सब के जितने भी मैं बता रहा हूँ, इन सबको कैसे सॉल्व करना है, इन टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, सेम3 IT के बंडल पैक में आपको मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंस विद सॉल्यूशंस, इसके आपको टाइप मिलेंगे कि सॉल्व कैसे करना है, वो सिखाया गया। बाकी सबके तो प्रॉपर सोल्यूशन भी मिलेंगे। ओके अब आ जाते हैं जो सेकंड चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। पहले तो प्रोबेबिलिटी में बेसिक आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा। आपको कहा रहेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, अपने को के फाइंड करना है। एक रेंज दी रहती है, वहाँ पे के फाइंड करना है। जैसे आपको के फाइंड करना है ये रेंज में। उसी तरह से टेबल दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन, के फाइंड करो फॉर द गिवन रेंज। इस तरह से क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको के मीन और वेरिएंस निकालना है। या अक्सर ऑफ अ गिवन डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF का अपने को के मीन और वेरिएंस निकालना है। ये आपको ऑलमोस्ट 6 मार्क्स के लिए पूछेंगे, बहुत बार पूछते हैं, आने के फुल चांसेस है। आप समझ रहे हो मेरी बात, इस टाइप का आएगा क्वेश्चन, कुछ इस तरह से आएगा। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अपने को फंक्शन दिया हुआ है, फिर अपने को मीन और वेरिएंस। जैसे ही मीन और वेरिएंस दिख गया मोटा मोटा और के की वैल्यू अगर निकालने बोल रहे तो मतलब समझ जाओ क्या है, अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वाला क्वेश्चन है, मीन वेरिएंस वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ द फंक्शन इज गिवन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, मीन और वेरिएंस निकालो। ये था डिस्क्रीट के लिए, साथ ही साथ कंटिन्यूस के लिए भी पूछते हैं। इफ द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अपने को के मीन और वेरिएंस निकालना है। उसी तरह से के मीन और वेरिएंस निकालना है। तो आप देख के क्वेश्चन पहचान सकते हो कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का के मीन और वेरिएंस वाला क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं अपना, यही क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं, ये भी कंटिन्यूस वाले ही, अगर आप देखोगे तो कितना समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज़, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको सीखने को थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। वो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें MGF पूछा जाता है, मीन और वेरिएंस। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिखेगा तो अपने को पता चलेगा कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वाले से थोड़ा सा अलग है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का लिखा हुआ रहता है, कुछ इस तरह से होता है। फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हैंस फाइंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। या फिर a random variable x has the probability distribution, find moment generating function about origin, also find mean and variance लिखा हुआ है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस निकालो। या फिर क्वेश्चन आता है इफ x डिनोट्स द आउटकम व्हेन अ फेयर डाइस इज टॉस, फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x, हेंस फाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो इस तरह से अगर आप करो तो सबसे पहले अपने को स्टैट्स करना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी करना है। ये दोनों तो सबसे पहले कर ही लेना है और प्रैक्टिस करके करना है। सॉर्टेड है। तो भैया आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। समझो तुम्हें मॉडल वाइज प्रायोरिटी मिल गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समझ में आ गया, पर क्या आपकी प्रिपरेशन हुई है? क्या इतने कम टाइम में सही आपके पास स्ट्रैटेजी रिसोर्सेज अवेलेबल है कि अपन सब करके फटाफट पास होने का जुगाड़ हो जाए, अच्छे पॉइंट स्कोर करने का जुगाड़ हो जाए? सुमेर भाई क्या मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस लेके आया है सेम3 IT का बंडल पैक, जहाँ पे आपकी मैथ्स की तो प्रिपरेशन होगी ही, पर बाकी सब्जेक्ट की भी प्रॉपर आपको रिसोर्सेज मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये देखो ऐसा कुछ आपके सामने कोर्स खुलता है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिलते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स थिंकिंग, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटा थियरी, वो भी चारों एक ही जगह पे। क्लियर है? जैसे मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थिंकिंग में जाता हूँ, आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि देखो यार ये ऐसी चीज़ है ना जिसको तुम रट्टा नहीं मार सकते, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत ही है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको सारे टाइप के प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करने वो सिखाया गया है। बाकी उसके अलावा जैसे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा बेस मैनेजमेंट है, ऑटोमेटा थियरी है, इन पर भी आपको मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंस मिलेंगे भैया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा। फिलहाल जो कोर्स की प्राइस है वो 3210 है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करते हो,
ENG10 का कूपन कोड लगाते हो तो वो भी आपको 2890 में, अगर आप सिंगल कोर्स लेने जाते हो ना वो भी आपको 4-5 हज़ार में मिलता है। यहाँ पे आपको चारों कोर्स एक ही जगह पे मिल रहे हैं, वो भी अंडर 3000। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड सोल्यूशन फॉर यू। कम टाइम में आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अभी इस बंडल को चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो भैया आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म पे, क्योंकि अपने को पता है सिर्फ स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी से पास होने का जुगाड़ नहीं होगा, लैपलास भी करना पड़ेगा। लैपलास की खासियत इतनी है ना, मैं आपको बताता हूँ, लैपलास मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर ये ना एकदम ऑनियन की तरह है कि पहले एक लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला बेस एक ही नहीं है, इसके साथ 2-3 चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। बेसिक्स है, थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी आप कर सकोगे। LMT के कोर्स में बहुत अच्छे से बताया, तो आप वो फॉलो करो। 4-5 घंटे डाल दिए ना आपने सिर्फ लैपलास में, तो आप आराम से कर लोगे। 3-4 घंटे इन्वर्स में डाल दिए तो हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन किस तरह से आता है? सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भैया देखो ये वाला बता दो इसका लैपलास। तो जब भी आगे कुछ है नहीं तो ये सिंपल वाला है, वरना आपको देते भैया आगे आएगा कुछ इस तरह से, ये सब आएगा ना तो वो दूसरा टाइप है। वरना आप नॉर्मली तो 3 मार्क्स के लिए जो पूछते हैं वो सिंपल वाला है। इसका क्या मतलब है? पहले तो साइन क्यूब टी का आपने को लैपलास निकालना है, और फिर सिंपल सा टी का मतलब है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल सा। उसी तरह से देखो, ये पहले इसको सॉल्व करो और फिर टी का मतलब है उसका सिर्फ डेरिवेटिव निकाल दो, हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसको फैक्टोरियल से यूज़ करना है, मतलब सॉल्व करना है। जैसे ये वाला है तो यहाँ पे अपने को e⁻t है ना, ये आ जाता है e⁻t ऊपर जाके, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। समझो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 1/s। तो अपने को e⁻t है तो t के साथ जो भी रहता है उसका ऑपोजिट लेना है। जैसे t के साथ -1 है ना, तो s की वैल्यू s+1 हो जाएगी। तो अगर 1/s आंसर आ रहा है तो 1/s+1। e⁻−2t होता और मेरा आंसर 1/s अगर आया है तो मैं सिर्फ 1/s+2 कर देता, इतना ही करना था। चलिए, लेकिन इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस होनी पड़ती है। उसी तरह से यही है, पहले कॉस निकालो, फिर इसको सॉल्व करो s की वैल्यू डाल के, और फिर डेरिवेटिव कर दो। तो लेयर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सिंपल सा आता है 3 मार्क्स के लिए। मैं चाहता था ना आपको डायरेक्ट बोलता था लैपलास का आता है, कॉन्वोल्यूशन आता है। मैं आपको सम्स इसलिए दिखा रहा हूँ, सारे PYQ है ये, ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल से। तो कैसे पता चलेगा ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का है? 0 से t दिया रहेगा इंटीग्रेशन पे, और उसको सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिंपल सा क्या करना है, पहले इसको लैपलास से सॉल्व करना है। एक बार आपने कर दिया, आपका एक आंसर आया, फिर 1/s, सिर्फ 1/s उसके आगे लिख दिया, तो ये वाला फंडा हट गया। और ये तो अपने को सॉल्व करना आता ही है, जहाँ पे भी s की वैल्यू है वो स्विच हो जाएगा 1/s+4। जो भी e⁻ ऊपर है उसका ऑपोजिट आता है, -4 है तो 4 आता है। इतना क्लियर है? ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट लैपलास में एक चीज़ है, वो है इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल। इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल मतलब 0 से इन्फिनिटी अपने को दिया रहेगा, ये वाला आप समझ रहे हो। 0 से इन्फिनिटी, इसका जो आंसर आता है वो नंबर्स में आता है, कांस्टेंट में आता है। वैल्यू आएगी 4, 5, 10, 15 समथिंग, नंबर्स होगा, एस विस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर देते हो, फॉर एग्जांपल अपन ने इतना सॉल्व कर दिया, अपना आंसर आया 1/s+4, तो उसी के बाद इसके बाजू में अगर ये e वाली चीज़ है, इसके बाजू में ये वाली चीज़ है, तो अपने को कुछ नहीं, s+4 आंसर आया ना, वी हैव टू स्विच, s को 2 से स्विच कर दिया मैंने, तो 1/6 आंसर आया। तो जो भी नंबर उसके साथ रहता है उसका ऑपोजिट s की वैल्यू होती है, आप समझे। तो उस तरह से अपने को उसको करना है। सॉर्टेड है। 0 से इन्फिनिटी मतलब इतना सॉल्व करो, अपने को π/8 उसको लाना है। सिमिलरली देखो, सारा 0 से इन्फिनिटी, सारा इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है, गारंटी ये क्वेश्चन आने वाले हैं इस टाइप का। मतलब अगर आप इतने भी सॉल्व करके चले जाओगे ना तो आप आराम से इसको कर लोगे। एक और चीज़, चेंज ऑफ स्केल भी पूछते हैं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल है। 0 से इन्फिनिटी देख के पता चल जाएगा कि भाई लैपलास ट्रांसफॉर्म में इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल पूछा गया है। इतना क्लियर है? ओके। अब आ जाता है सेकंड, इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। अगर आपको लैपलास आ जाता है तो इन्वर्स उतना आपके लिए मुश्किल नहीं होता, सिर्फ थोड़े से फॉर्मूला चेंजेस हैं, अगर आप फटाक से ग्रैब कर लो तो हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ LMT के वीडियो कोर्स से लेक्चर्स देखो, आपका हो जाएगा तैयारी। तुम्हारे भाई ने पढ़ाया है, लैपलास तो मैंने पढ़ाया। फिर आ जाते हैं बेसिक क्वेश्चन, आपको नॉर्मली आएगा कि भाई इसका इन्वर्स निकाल के दे दो, ओके भैया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगर इन्वर्स लैपलास में कोई चीज़ है वो है यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन। इसकी खासियत है, ये इंपॉर्टेंट तो है ही पर उसी के साथ साथ ईजी है। पर सुमेर भाई लैपलास इन्वर्स या फिर लैपलास के क्वेश्चन समझ में नहीं आते, कैसा पता चलेगा कि वो यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन वाला है? सिंपल सा है, आपको आइदर ट्रिग्नोमेट्री और लॉग, ये दोनों कहीं भी दिखते हैं इन्वर्स में तो सिंपल सा पता चल जाएगा यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 इन्वर्स यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो 2 बार पूछा गया है। या फिर लॉ, ये देखो ये लॉग लॉग लॉग
इसका भी इन्वर्स निकालना है, इसका भी इन्वर्स निकालना है, इसका भी इन्वर्स निकालना है। इतना भी सॉल्व करके जाओगे, इस टाइप के सीख जाओगे, कुछ भी आया तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर है? ओके। फिर आ जाते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे पता चलेगा? डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता है। अक्सर तो लिखा हुआ रहता है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पर नहीं भी दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो पता चल जाता है कि इन्वर्स लैप्लास में डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपको इसको आइदर पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो मेथड ऑफ, या फिर कॉन्वोल्यूशन से करते हो। तो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्वर्स में वो है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करो, लिखा हुआ आएगा एग्जैक्टली 6 मार्क्स के लिए पूछेंगे ही। यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से इन्वर्स वाला सॉल्व करो, दिया रहेगा। क्लियर है? लास्ट, अगर आपको नहीं दिया है और ऐसा दे दिया डिनोमिनेटर लंबा है, तो दो चीज़ें, इसको आप मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और इसी को आप कॉन्वोल्यूशन से भी कर सकते हो। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है, कॉन्वोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब आप पे आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, दोनों अपने हिसाब से देख के जाना और प्रैक्टिस करके जाना। तो भैया आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में अपने को 3 चीज़ें पूछते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है कांस्टेंट की वैल्यू निकालो जब एफ ऑफ जेड बोला गया है एनालिटिक है। जैसे देखो ABCDE की वैल्यू निकालनी है जब गिवन फंक्शन अपने बोला गया है एनालिटिक है। यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा अपने को दिया हुआ है PQR की वैल्यू निकालो जब गिवन फंक्शन एनालिटिक है, और उसी तरह से K की वैल्यू निकालो जब गिवन फंक्शन एनालिटिक है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो अपना आता है, इसको बोलते हैं मिले थॉमसन मेथड। मिले थॉमसन में क्या बोलते हैं कि अपने को u और v दिया हुआ है, u प्लस वी और u प्लस आई वी अपने को निकालना है। किस क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z u प्लस आई वी सच दैट u प्लस वी दिया हुआ है, तो इसको मिले थॉमसन मेथड से सॉल्व किया जाता है। यूजिंग मिले थॉमसन मेथड कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z u प्लस आई वी इन द टर्म z वेयर u प्लस वी इज गिवन। सिमिलरली लिखा हुआ है, कभी कभी नहीं भी लिखा हुआ रहेगा, तो u प्लस वी दिया है, u प्लस आई वी निकालना है, मिले थॉमसन से करना है। इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो। ओके, आ जाते हैं जो अगले जो क्वेश्चन है वो है ऑर्थोगोनल कर्व अपने को पूछा रहता है। सिंपल सा लिखा हुआ है, देख के क्वेश्चन पता चलता है कि भाई कॉम्प्लेक्स का है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व टाक। ऑर्थोगोनल कर्व टाक, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली कर्व टाक, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा एनालिटिक का है, तो ये भी पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पूछते हैं जिसको हार्मोनिक फंक्शन भी कह सकते हैं। u दिया हुआ है, v निकालो, आप समझ रहे हो, और चेक गिव द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। एक दिया दूसरा निकालने को बोलते हैं या फिर एनालिटिक निकालने बोलते हैं। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट u इज गिवन, तो उसका एनालिटिक मतलब u प्लस आई वी निकालो। उसी तरह से इफ v इज दिस शो दैट v इज हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। Show that the v is given is harmonic and find its corresponding analytic function f of z is equal to u plus iv। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लियर है? तो भैया आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोरियर सीरीज पे। तो फोरियर के क्वेश्चन समझने के लिए आपको पहले एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फोरियर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है पाई वाला, दूसरा आता है कॉन्स्टेंट। उसमें भी 2 होते हैं, एक होता है 0 से पाई और एक होता है माइनस पाई टू पाई। उसी तरह से कॉन्स्टेंट में 0 से l का मतलब है नंबर, 0 से 5, 0 से 10 वैसा, या फिर -l to l, -3 से 3, -2 से 2, -1 से 1, इस तरह से। तो अगर इस तरह से दिया है 0 से कोई भी नंबर तक गया है तो वो नॉर्मल वाला फोरियर है। अगर ये वाला आता है माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग तक तो वो इवन ऑड है। ये अपने को पहचानना आना चाहिए। माइनस पाई टू पाई इवन ऑड है, -l to l, -3 to +3, -1 to +1 इवन ऑड है। ओके, अगर आपने ये वाला अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया कॉन्स्टेंट वाला, तो आप ये वाला भी कर ही लेते हो, उतना मुश्किल नहीं होता। ओके, आ जाते हैं कुछ नंबर से जिसके आपको प्रॉपर फोरियर निकालना सीख जाओगे तो आपको पेपर में काम आएगा। f of x इजिकल टू x, f of x इजिकल टू x स्क्वायर, x क्यूब एंड x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको करके जाना, पेपर में काम आता है। अब आ जाता है क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, जब अपने को सिग्नल दिया ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, ये दिया है इंटरवल है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई बोले तो इस वाले में आ गया। 2 पाई 3 पाई 4 पाई पूछ सकते हैं, पर 0 से समथिंग है ना, तो ये नॉर्मल फोरियर है। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट f of x इजिकल टू x स्क्वायर 0 से 2 पाई, और साथ में शो दैट है। तो फॉर एग्जांपल समझिए क्वेश्चन आ रहा है 6 मार्क्स का और अपने को सिर्फ इसको सॉल्व करना आता है, ये नहीं आता, तो ये 6 में से 4 नंबर तो इसी के होते हैं, आप समझ रहे हो। और लास्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ शो दैट इज इक्वल टू कुछ लिख के आ जाना भाई, कभी कभी उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं, पर इसको सॉल्व करना है। देखो f of x इजिकल टू x स्क्वायर मैंने बोला था, ये करके जाना, आगे देखो और भी होता। तो उसी तरह से एक्सपांड कर दो भैया 0 से 2 पाई, तो ये नॉर्मल फोरियर है। सेकेंड जो आता है वो है हाफ रेंज आता है कोसाइन और साइन सीरीज़। इसमें साइन से ज़्यादा कोसाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। सिंपल से आपको दिया हुआ है हाफ रेंज निकालना है, f of x इजिकल टू
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मैंने बताया था 0 से 1, 0 से 1 मतलब नॉर्मल अपना फोरियर है, इवन ऑड नहीं। और शो दैट अपने को ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को करके जाना, इसके भी आने के चांसेस है इन दोनों के क्वेश्चन के। ये हो गया। फिर कोसाइन पूछा गया है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 0 से पाए नॉर्मल वाला है, और शो दैट ये बताया हुआ है, ठीक है। और ये भी कोसाइन का न्यूमेरिकल है। लास्ट आ जाते हैं इवन ऑड। इवन ऑड बच्चे समझ नहीं पाते, क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ लिखा भी नहीं है, जैसे हाफ रेंज फॉर कोसाइन साइन में तो लिखा रहता है, इधर तो कुछ लिखा भी नहीं है, तो कैसे पहचाने। मैंने आपको क्या बताया था, इवन ऑड कैसे पहचानते हैं। इवन ऑड पहचानने का सिंपल सा है, -n टू समथिंग n माइनस, देख लो ये रहा इवन ऑड, -π टू पाई, -1 टू 1, -2 टू 2, -π टू पाई। और मैंने आपको कुछ करके जाने को बोला था, x माइनस एक्स स्क्वायर का करके जाओ, एक्स क्यूब का करके जाओ, आप समझ रहे हो। तो इस तरह से ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो तो आप आराम से इन्हीं सम्स को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके आसपास भी आएगा, तो आप उन कुछ करके आ जाएंगे। सॉर्टेड है। तो भैया देख, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, अपने दोस्तों में शेयर करो, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। लास्ट मैसेज मेरा यही है कि देख भाई, इंपॉर्टेंस तेरे पास पड़े, तेरे पास प्रॉपर रोड मैप है, और 10 दिन पहले ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो सोच रहा है मैं रट्टा मार के चला जाऊँगा, सिर्फ वीडियो देख के चला जाऊँगा, हो जाएगा। तो 40% से ज़्यादा लोगों को इस सब्जेक्ट में कीटी लगती ही रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता था ये मैथ्स 3, जिसको भी अप्लाइड मैथ्स थिंकिंग 1 नाम दे दिया है। तुझे क्या करना है, जितना भी तेरे पास टाइम बचा है, 4 दिन 5 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करके जा, समझ रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। LMT का कोर्स भी चेकआउट कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से भी पढ़ प्रैक्टिस कर ले मेरा भाई। इतना क्लियर है। बेस्ट ऑफ लक।